हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो साइंस में। और आज की वीडियो में हम इस यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस और अनसुलझे टॉपिक पर बात करेंगे, जिसे हम स्पेस कहते हैं। क्या है ये स्पेस? ये किस चीज़ से बना है? इन सवालों के जवाब के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। एंड आई प्रोमिस कि इस वीडियो को देखने के बाद स्पेस को लेकर आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आइए एकदम शुरू में चलते हैं। स्पेस, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में खाली जगह भी कहते हैं, स्पेस को समझने का सबसे पहला प्रयास ग्रीक फिलोसोफर ने किया था, जिन्होंने स्पेस को एक सब्सटेंस की तरह एक्सप्लेन किया, जिसमें यूनिवर्स की सभी चीज़ें तैर रही हैं, जो कि इतना लाइट और थिन था कि उसे महसूस नहीं किया जा सकता था। इस सब्सटेंस को उन्होंने ईथर का नाम दिया, बट ये एक फिलोसफिक कंसेप्ट ही था। इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं किया गया था। स्पेस को समझने का पहला सीरियस अटेम्प्ट 15वीं सेंचुरी में फेमस साइंटिस्ट न्यूटन ने किया था। न्यूटन जब ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन कर रहे थे तो उन्होंने पाया हर मोशन वास्तव में रिलेटिव है। जरा इमेजिन कीजिए, आप एम्प्टी स्पेस में स्पेसशिप में मौजूद हैं, जहां दूर दूर तक कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका स्पेसशिप मोशन में है या रुका हुआ है? यदि आपका स्पेसशिप एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसके चलने या रुके होने में आपको कोई भी फर्क महसूस नहीं होगा। पर यदि आपका स्पेसशिप एक्सेलरेट कर रहा है तो आपको एक बैकवर्ड पुश महसूस होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप मोशन में हैं। जो बैकवर्ड पुश आपने एम्प्टी स्पेस में महसूस किया वो किसके रिलेटिव है? इसी को आधार बनाकर न्यूटन ने स्पेस को एज अ 3 डायमेंशन मैथमेटिकल मॉडल डिफाइन किया। लंबे समय से स्पेस को खाली जगह से डिफाइन करते आ रहे साइंटिस्टों के सामने 18वीं सेंचुरी में एक नई समस्या आकर खड़ी हो गई, जब एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट से यह साबित कर दिया कि लाइट वेव नेचर को शो करती है, पर इसके बावजूद भी ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। यहाँ से एक सवाल पैदा हुआ, जैसा एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। यदि स्पेस एक खाली जगह है तो लाइट इसमें ट्रेवल कैसे कर सकती है? आइए इसे इस तरह से समझते हैं, जैसे तालाब में पत्थर फेंकने पर वेव पैदा होती है। उन वेव का मीडियम पानी है और हम दूर से आ रही साउंड को सुन पाते हैं, क्योंकि साउंड वेव हवा में ट्रेवल करके हमारे कानों तक पहुंच जाती हैं। यहाँ एयर मीडियम का काम करती है। यदि एयर ना हो तो हम तो कोई भी साउंड नहीं पहुंच सकती। यही कारण है कि मून पर लैंड करने वाले एस्ट्रोनॉट को बातचीत करने के लिए रेडियो ट्रांसमीटर का यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हवा नहीं है। इसी तरह यदि लाइट एक वेव है और स्पेस एक खाली जगह है तो लाइट किस मीडियम में सफर कर रही है? यह सवाल लंबे समय तक साइंटिस्टों के लिए पहेली बना रहा। कुछ साइंटिस्टों ने स्पेस को डिफाइन करते हुए कहा, इस ब्रह्मांड में स्पेस, जिसे हम खाली जगह समझते हैं, वास्तविकता में वो एक इनविजिबल मीडियम है जो सारी यूनिवर्स में फैला है। शायद यही वो मीडियम है जो लाइट को कैरी करता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से उन्होंने इसे ल्यूमिनिफरस ईथर का नाम दिया। इस ब्रह्मांड में जो कुछ मौजूद है, अर्थ, प्लैनेट, सन एंड स्टार्स एंड गैलेक्सीज, यह सब ईथर में तैर रही है। इस कंसेप्ट ने कुछ नए आइडियाज को जन्म दिया, जिनमें से एक आइडिया था, यदि अर्थ एक ईथर में तैरते हुए सफर कर रही है तो लाइट की स्पीड सभी डायरेक्शन में समान होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे पानी के भाप के विपरीत और अनुकूल तैरते हुए स्टीमर की स्पीड में डिफरेंस होता है। यहाँ एक समस्या थी कि इस आइडिया को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए एक हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता थी, जो कि लाइट की स्पीड में आए छोटे से छोटे परिवर्तन को पकड़ ले। परंतु उस समय ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। 19वीं सेंचुरी के अंत में एक अमेरिकन साइंटिस्ट एल्बर्ट ए माइकलसन, जिन्हें लाइट की स्पीड को सक्सेसफुली कैलकुलेट करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका था, उन्होंने अपने साथी एल्बर्ट मोरली के साथ इस एक्सपेरिमेंट को करने का बीड़ा उठाया। इस फेमस एक्सपेरिमेंट को हम माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें इन्होंने लाइट को बीम स्पेक्ट्रम से 2 अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया, जो कि बाद में मिरर से टकराकर दोबारा इकट्ठा होकर इंस्ट्रूमेंट पर जाती थी। यह इंस्ट्रूमेंट लाइट वेव की ओवरलैपिंग होने पर एक खास पैटर्न बनाता था। अगर अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली लाइट बीम की स्पीड में जरा सा भी फर्क होगा तो वह ओवरलैप जरूर करेंगी। परंतु इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराने के बावजूद जिस पैटर्न के बनने की संभावना जताई जा रही थी वह नहीं बना, यानी लाइट वेव की ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी, अर्थात अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली वेव्स की स्पीड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। इस सब का एक ही मतलब था कि लाइट वेव के मीडियम के लिए जिस ल्यूमिनिफरस ईथर के होने की कल्पना की जा रही थी वो नहीं था। एक बार साइंटिस्ट वापस वहीं आकर खड़े हो गए जहां से शुरू करा था। असल में स्पेस उससे ज्यादा रहस्यमय था जितना वह सोच रहे थे। 20वीं सेंचुरी साइंस में एक नई क्रांति लेकर आई। इस दौरान ऐसी थ्योरीज को खोजा गया जिसने नए सिरे से फिजिक्स की नींव रखी। फिजिक्स की फील्ड में एक नई क्रांति लाने में सबसे बड़ा हाथ द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की थ्योरी से साइंस की दुनिया में खलबली मचा दी। इस थ्योरी के जरिए उन्होंने 3 डायमेंशनल स्पेस में टाइम को एक 4 डायमेंशन की तरह जोड़ा और एक 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्पेस टाइम को एज अ मैथमेटिकल मॉडल डिफाइन किया। उनकी ये थ्योरी स्पेस के बारे में हैरान कर देने वाली बातों को बयां कर रही थी, जैसे कि ये थ्योरी बताती थी कि लाइट की स्पीड हर सिचुएशन में कांस्टेंट ही क्यों रहती है, जैसे कि माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट भी बता रहा था। यह थ्योरी हमें बताती थी कि स्पेस जैसा न्यूटन ने सोचा था वैसा एब्सोल्यूट नहीं था, बल्कि ये सिचुएशन के अनुसार बदलता था। इसलिए लाइट की स्पीड हर सिचुएशन में हर ऑब्जर्वर के लिए सेम रहती थी। बाद में उन्होंने इस थ्योरी पर काम करते हुए एक नई थ्योरी दी, जिसे हम आज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि हर ऑब्जेक्ट जिसमें मास है स्पेस टाइम में कर्व पैदा करता है,
ग्रेविटी का कारण वास्तव में स्पेस टाइम में मौजूद कर्व ही है। अगर ऐसा है तो वास्तव में स्पेस जिसे हम खाली जगह समझ रहे थे वो खाली नहीं था, ये कुछ और ही था। आप सोच रहे होंगे ये तो बस थ्योरी है, इसका प्रूफ कहाँ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस आइडिया को वेरीफाई करने का तरीका भी ढूंढ लिया था। उनका कहना था कि वास्तव में मैटर स्पेस को कर्व करता है, तो स्पेस में मौजूद मैसिव ऑब्जेक्ट के पास से गुजरने वाली लाइट भी उस कर्वेचर की वजह से डिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सन 1919 में दी गई इस थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए रॉयल सोसाइटी ने 2 एक्सपेक्टेशन ऑर्गेनाइज किए। 2 ग्रुप्स ने मई 1919 में हुए टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान सन के आसपास मौजूद स्काई का फोटोग्राफ लिया और फिर उस रीजन को जुलाई 1919 के फोटोग्राफ से मैच किया। उन्होंने पाया कि डिफ्लेक्शन की प्रेडिक्शन जो आइंस्टाइन ने की थी वो वास्तव में सही थी। सन के आसपास मौजूद स्टार्स की लाइट सन की ग्रेविटी की वजह से कुछ डिग्री डिफ्लेक्ट हो गई थी, जो इस बात को साबित कर रही थी स्पेस रियल में कर्व होता है। 20वीं सेंचुरी में साइंस की एक नई ब्रांच क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ, जिसमें फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पढ़ा जाता था। क्वांटम दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग थी। 1927 में जर्मन साइंटिस्ट वर्नर हीजनबर्ग ने एक रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल दिया, जिसे हम हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। यह प्रिंसिपल हमें बताता था कि क्वांटम पार्टिकल की मोमेंटम और पोजीशन एक टाइम पर कैलकुलेट करना संभव नहीं था। एक टाइम पर एक ही चीज के बारे में पता किया जा सकता था। इसके साथ ही यह प्रिंसिपल एक चीज और बताता था जो कि हर किसी को हैरत में डाल दे। इसके अनुसार क्वांटम पार्टिकल वैक्यूम में से इमर्ज होकर वैक्यूम में गायब हो जाते हैं। हीजनबर्ग का प्रिंसिपल जिस पॉसिबिलिटी के बारे में बताता था उसे थ्योरेटिकल बेस देने का काम एक ब्रिटिश साइंटिस्ट पॉल डिरेक ने किया। उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसे डिरेक इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन में उन्होंने एंटीमैटर के होने की प्रेडिक्शन दी। एंटीमैटर प्रॉपर्टीज में बिल्कुल मैटर की तरह होता है, लेकिन होते हैं मिरर इमेज। जब मैटर और एंटीमैटर आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। क्वांटम पार्टिकल के वैक्यूम में इमर्ज होकर वैक्यूम में गायब होने के पीछे यही कारण था। स्पेस एक बैंक की तरह है जिसमें से पार्टिकल एनर्जी लोन पर लेकर अस्तित्व में आ जाते हैं और लोन चुकाकर गायब हो जाते हैं। अर्थात स्पेस जैसा शांत और निर्जीव समझा जा रहा था वैसा नहीं था। ये जीवंता से भरपूर था, जहां बहुत कुछ चल रहा था। इसमें चल रही थी हलचलें जिसे हम क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहते हैं, जिनकी वजह से पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स पैदा हो रहे थे जो कि तुरंत ही एक दूसरे को खत्म कर गायब हो जाते थे। इन पार्टिकल्स को वर्चुअल पार्टिकल कहते हैं। क्वांटम पार्टिकल कैसे वैक्यूम से इमर्ज होकर वैक्यूम में गायब हो जाते हैं इसे अब समझा जा सकता था, लेकिन अभी यह थ्योरेटिकल बेस पर था। क्या वास्तव में ऐसा था? ये जांचने के लिए इन पार्टिकल का फिजिकल वेरिफिकेशन करना जरूरी था। बट असल प्रॉब्लम यहाँ थी, यह पार्टिकल बहुत छोटे थे, इन्हें किसी भी इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता था। एक डच वैज्ञानिक हेनरिक कोसमैन ने एक आइडिया दिया। आइडिया यह था, यदि क्वांटम फ्लक्चुएशंस रियल है तो स्पेस में मौजूद चीजों पर इनका इफेक्ट दिखना चाहिए। स्पेस में चल रही हलचलें ऑब्जेक्ट पर मामूली ही सही एक फिजिकल फोर्स जरूर लगाती होगी, पर क्योंकि स्पेस चारों तरफ मौजूद है इसलिए फोर्स हर तरफ से बराबर लगेगा, जिनसे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम 2 मेटल के प्लेट्स को बहुत ज्यादा क्लोज रखें, जिससे एक तरफ स्पेस ज्यादा और दूसरी तरफ कम हो जाए, तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा और उन 2 प्लेटों को स्पेस आपस में पुश करके मिला देगा। 1948 में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। जैसे उम्मीद की जा रही थी वैसा ही हुआ। स्पेस में चल रही हलचलें रियल थी और यह वास्तव में चीजों को इफेक्ट कर रही थी। इस इफेक्ट को आज हम कोसमेर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। स्पेस जिसे एक लंबे समय से खाली जगह माना जा रहा था वैसा नहीं था, वहाँ क्वांटम पार्टिकल्स की हलचलें हर समय बरकरार थी। हम जान चुके हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस ने उन सभी को जन्म दिया है जिसे हम अपने चारों ओर देखते हैं। बिग बैंग भी फ्लक्चुएशंस का ही परिणाम था। फ्लक्चुएशंस ने ह्यूज क्वांटिटी में मैटर और एंटी मैटर को पैदा किया, जिसमें से ज्यादातर मैटर को एंटी मैटर ने खत्म कर दिया। लेकिन इस तरह पैदा हुए मैटर के हर बिलियन पार्टिकल में से एक पार्टिकल कुछ अननोन रीजन की वजह से बच गया। आज यूनिवर्स में जो कुछ भी मौजूद है वो उन बचे हुए पार्टिकल से बना है। स्पेस के बारे में अभी भी हम बहुत कम जानते हैं, इतना कि जो अभी तक खोजा गया है वह बस शुरुआत है। इंतजार कीजिए कि फ्यूचर में होने वाली डिस्कवरीज मिस्टीरियस परतों को खोलेगी। चलिए एक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप भी मिस्टीरियस यूनिवर्स के बारे में सोचिए, क्या पता भविष्य में स्पेस को समझने में आपका भी हाथ हो। तब तक के लिए हेलो साइंस को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसी ज्ञान से भरी वीडियो आती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।